आज हम मित्रों डिस्कस करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीन्स के प्रभावपूर्ण मांग। प्रोफेसर कीन्स क्लासिकल अर्थशास्त्री से बिल्कुल हटकर थे, जहां पर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने वास्तव में पूर्ति पक्ष पर ज्यादा प्रभाव डाला, वहीं पर प्रोफेसर कीन्स ने मांग पक्ष पर को लेकर के अपने सिद्धांत की व्याख्या की। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में जैसे प्रोफेसर जेपीसी का कहना है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, वहीं कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि मांग बढ़ जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति स्वतः बढ़ने लगेगी, और इस प्रकार जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वहां पर प्रभावपूर्ण मांग बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा, और यही प्रभावपूर्ण मांग बिंदु हमें राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण कर देगा। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दिखाई पड़ती है तो अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति आप बढ़ा दीजिए। लोगों की क्रय शक्ति या तो सी या आई के माध्यम से बढ़ सकती है, यानी एग्रीगेट डिमांड हमारा अगर बढ़ेगा तो उनका उपभोग की डिमांड या निवेश की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। परिणाम स्वरूप हमें नया इफेक्टिव पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, और नया इफेक्टिव पॉइंट हमें नई इक्विलिब्रियम लेवल पर ले जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय आय और वास्तव में रोजगार का स्तर दोनों बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। प्रोफेसर कीन्स ने आगे बताया कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को तब तक वृद्धि करनी चाहिए जब तक कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त न हो जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था में यदि हम समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर बिंदु से भी आगे बढ़ाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स का रोजगार सिद्धांत हमें वास्तव में तीन प्रमुख बिंदुओं पर बात करता है। पहला, समग्र मांग बिंदु। दूसरा, समग्र पूर्ति बिंदु, जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई एएस के नाम से जानेंगे। समग्र मांग जिसे एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम समग्र मांग यानी एडी के नाम से जानेंगे। और जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहां पर प्रभावपूर्ण मांग बिंदु का निर्धारण हो जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का हमें संतुलन प्राप्त हो जाता है, जिस पर राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण हो जाता है। लेकिन यह संतुलन बिंदु आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रोजगार बिंदु पर ही निर्धारित हो, ये उसके पूर्व में भी हो सकता है और इसके बाद में भी होता है। लेकिन इसकी विसंगति ये होगी कि यदि पूर्व में होगा तो हमें वास्तव में बेरोजगारी दिखाई पड़ेगी, और अगर संतुलन बिंदु से ऊपर होगा, ऑप्टिमम स्टेज से ऊपर होगा, तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की कंडीशन दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कीन्स को अगर जाने तो कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग बिंदु का निर्धारण होता है, और यही प्रभावपूर्ण मांग बिंदु ही अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं। कीन्स ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति पक्ष की प्रभाविता उतनी अधिक नहीं होती, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ति पक्ष उतना अधिक निर्धारित नहीं करता जितना कि मांग पक्ष करता है। अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्री से प्रोफेसर कीन्स बिल्कुल हट करके अपने विचार प्रस्तुत किए, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात पूर्ति पक्ष को प्रभावी उन्होंने दर्शाया, जिसके परिणाम स्वरूप मांग पक्ष ऑटोमेटिक पुश करेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि नहीं, अर्थव्यवस्था में यदि एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग बढ़ा दी जाए। समग्र मांग कैसे बढ़ सकती है? लोगों का वेतन बढ़ा दो, लोगों के हाथों में ज्यादा क्रय शक्ति दे दो, लोगों की सेविंग कम कलेक्ट करने होने दो,
उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ज्यादा मांग दिखाई पड़ेगी। जब ज्यादा मांग दिखाई पड़ेगी तो लोग वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदेंगे। जब वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे और मार्केट में उतनी वस्तु की उपलब्धता नहीं होगी तो उससे वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ जाएगा। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा तो उससे उत्पादक को लाभ होने लगेगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनके द्वारा निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ने से रोजगार का स्तर बढ़ेगा, और रोजगार का स्तर बढ़ने से पुनः उनकी आय बढ़ेगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक चैन सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाएगा, और ये चैन सर्कुलेशन अर्थव्यवस्था को ऑप्टिमम या इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर ले जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने अपना सिद्धांत जो कहा वो वास्तव में प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड पॉइंट को लेकर के विवेचना की है। आइए हम क्रम से अब देखें कि वास्तव में समग्र मांग किसे कहते हैं, समग्र पूर्ति किसे कहते हैं तथा इफेक्टिव डिमांड पॉइंट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समग्र मांग को जानेंगे। समग्र मांग जिसे हम एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम एडी के शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, जब किसी उत्पादन प्रक्रिया में निश्चित काम पर लगे व्यक्तियों द्वारा, मैंने मान लीजिए हम कुछ व्यक्तियों को काम पर लगा देते हैं, उनसे उत्पादित उत्पादन, जो वस्तुएं वो उत्पादन करते हैं उसको कोई भी प्रोड्यूसर मार्केट में बेच करके कितना एक्सपेक्टेड इनकम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड इनकम है, यानी कितनी प्रत्याशित आय है, इनकम है, उसे हम समग्र मांग कहेंगे। यानी एक निश्चित काम पे लगे व्यक्तियों को यदि हम उनसे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मार्केट में बेच करके जितनी इनकम प्राप्त करने की आशा करते हैं, हम मान लीजिए कि जीरो है, हमारे पास कभी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, हम कुछ लोगों को रोजगार नहीं दिए तो हमारे पास इनकम भी जीरो होगी, अर्थात हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम जीरो होगी। जितना हम मार्केट से पाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हम उतना पाएं। हम मान लीजिए इस पेन का दाम है, ये वस्तु उत्पादित है, इसको हम चाहते हैं मार्केट से हमको एक्सपेक्टेड इनकम है 50 रुपए मिल जाए, लेकिन रियल में कितनी मिलती है 22 रुपीज का। तो एक्सपेक्टेड जितनी होती है उससे हो सकता है कि रियल इनकम कम हो, रियल प्राइस कम हो, या रियल प्राइस ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड इनकम की बात की गई है। मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट लेवल जीरो है, जो लाख में हमने एन से सिंबॉलिक है, जीरो है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम भी जीरो होगी। जब हमने किसी को रोजगार में नहीं लगा तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु ही नहीं होगी। जब वस्तु नहीं होगी तो किस बात की इनकम? जब हमने 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लगाया तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु को बेच करके हम 250 करोड़ रुपए पाने की प्रत्याशा करते हैं। आवश्यक नहीं है कि 250 करोड़ रुपए मिले, इससे कम या ज्यादा भी मिल सकता है। जब हमने रोजगार का स्तर बढ़ा करके 30 लाख कर दिया तो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम हो गई 2,60,000। जब हमने एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ा करके 35 लाख कर दिया तो हमारे पास हो गया 270। और जब हमने 40 लाख कर दिया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम हो गई 2,80,000 है, 280 करोड़। इस प्रकार हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जाता है तो एक्सपेक्टेड इनकम भी प्रोड्यूसर की बढ़ती चली जाती है। इसे हम वास्तव में देख सकते हैं ग्राफ में। यहां पर OX और OY दो एक्सिस है। नीचे हमने ले लिया है एम्प्लॉयमेंट N जो लाख में है, ऊपर हमने ले लिया है एक्सपेक्टेड इनकम जो कि करोड़ में है। एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम। अब हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड कर्व मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह मिलने का तात्पर्य हुआ कि जब इकोनॉमी में हमने रोजगार का स्तर जीरो रखा तो एक्सपेक्टेड इनकम भी यहां पर जीरो है। जब हमने रोजगार का स्तर बढ़ा करके N1 कर दिया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ करके Y1 हो जाती है। जब हमने रोजगार का स्तर बढ़ा करके N1 कर देते हैं सपोज दैट, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम
Y2 हो जाती है। जब हमने रोजगार का स्तर बढ़ा करके N2 कर देते हैं तो एक्सपेक्टेड इनकम हमारी क्या हो जाती है, Y3 हो जाती है। इस प्रकार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू बढ़ने के साथ साथ हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम भी बढ़ती चली जाती है, बट द एक्सपेक्टेड इनकम इंक्रीजिंग रेट इज डिक्लाइनिंग रेट है, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से, क्योंकि C+I का मान लगातार कम होता चला जाता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंटिन्यू कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है, C+I पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है एक्सपेक्टेड इनकम का मान भी लगातार बढ़ता है लेकिन घटती दर से। अब आइए हम समग्र पूर्ति के विषय में चर्चा करते हैं। समग्र पूर्ति किस प्रकार कार्य करती है। अब हम समग्र पूर्ति की बात करते हैं। समग्र पूर्ति जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, निश्चित कार्य पर लगे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर वास्तव में जितना प्रोड्यूसर को प्राप्त होता है, एक्चुअल में जितना प्राप्त होता है, उसे समग्र पूर्ति के नाम से हम जानते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं, जब रोजगार का स्तर 0 है तो हमारे पास वास्तविक है, रियल इनकम भी 0 है। जब हमने देखिए 25 लाख लोगों को रोजगार दिया तो उससे 240 करोड़ रुपए हमको रियल में प्राप्त हुआ। एक्सपेक्टेड कितना था, एक्सपेक्टेड था 2,60,000। पिछले वाले टेबल में हमने देखा, यानी एक प्रोड्यूसर कभी कम नहीं सोचता, वो सोचता कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिकेगा, तो वो एक्सपेक्टेड किया कि मुझे 260 करोड़ रुपए इससे मिलेगा। एक्सपेक्टेड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, लेकिन रियल में उसे मिला कितना, 240 करोड़ रुपए मिला। अर्थात रियल में हमको मार्केट से कितना मिला, तो ये हो जाएगा हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। 30 लाख पर हमारे पास 30 लाख जब हो गए हमारे लेबर, तो हमारे पास एक्सपेक्ट रियल इनकम जो हो गई 255 करोड़ हो गई। जब हमारे पास 35 हो गया तो 270 करोड़ हमारे पास हो जाएगा, और जब 40 लाख हो गए तो 285 करोड़ हमारे पास रियल इनकम हो जाती है। जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसे होगा, OX एंड OY। नीचे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल को हमने लिया है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को जिसको हमने N सिंबॉलिक रखा है। यहां पर हमारे पास रियल इनकम है, और रियल इनकम को यहां पर करोड़ में दिखाया है। तो हमारे पास एक रेखा मिलती है कुछ ऐसे, ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई लाइंस हैं। देखिए, जब शुरू में एम्प्लॉयमेंट लेवल 0 था तो एक रियल इनकम भी 0 हो जाती है। जब हमारे पास रोजगार का स्तर N1 हो जाता है तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई जो हो जाती है वो Y1 हो जाती है। तो देखिए, रोजगार के स्तर बढ़ने से हमारे पास वास्तव में रियल इनकम भी बढ़ जाती है। जब हम एम्प्लॉयमेंट लेवल और बढ़ा देते हैं तो हमारे पास रियल इनकम और बढ़ जाती है। इसी प्रकार यहां पर देखिए कि जब रोजगार का स्तर ON3 हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास रियल इनकम बढ़ करके और बढ़ जाती है। और इस पॉइंट पर हम देखें कि यहां पर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर आ गई है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब F स्टेज पर आ गई है, यानी अर्थव्यवस्था में जितने हमारे पास वर्किंग लेबर था, जितना लेबर था, उन सबको हमने एम्प्लॉयमेंट में लगा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हम रोजगार नहीं बढ़ा सकते। तो इसके बाद ये जो हमारा इलास्टिक पोर्शन है एग्रीगेट सप्लाई का, इसके बाद इन इलास्टिक हो जाता है, दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसका तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की स्टेज में जा चुकी है। तो इस प्रकार हम देखते रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व वास्तव में 2 स्लोप का होता है, दैट इज पॉजिटिव एंड इनफाइनाइट हो जाता है। तो 2 स्लोप का होता है एग्रीगेट डिमांड, हमारे पास भी 2 स्लोप का होता है, पॉजिटिव एंड 0 स्लोप। ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस प्रकार हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जान लेते हैं। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम
इफेक्टिव डिमांड पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यहां पर नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन हो जाता है और यहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल का डिटर्मिनेशन हो जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने वास्तव में इफेक्टिव डिमांड पॉइंट की ही बात की है। आइए हम अगले रेखा चित्र में इसको डिस्कस करते हैं। अब हम प्रभावपूर्ण मांग बिंदु की विवेचना करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। यहीं पर हमने बताया कि एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाती है। ये हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई करो। यहां से आपके एफ पॉइंट पर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट तक पॉजिटिव स्लोप है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट स्लोप हो जाता है, मतलब दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाता है। तो ये हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई करो। अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड करो। एग्रीगेट ये डिमांड करो है, ये एग्रीगेट डिमांड करो। जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उस पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कहेंगे। दैट इज इवन इफेक्टिव डिमांड पॉइंट है। यहीं पर नेशनल इनकम और रोजगार का निर्धारण होगा। अब इसको हमने लंब डाला तो हमारे पास N1, ये देखिए इस पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रोजगार के स्तर कितना है, ON1 है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर हम डॉटेड पॉइंट लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं ON, सपोज दैट, तो इकोनॉमी में N1N व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, अभी भी बेरोजगार है। और नेशनल इनकम इस पॉइंट पर हम इस पर एक्सेस से मिला देते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम Y1 मिल जाती है। OY1 नेशनल इनकम होगी, ON1 एम्प्लॉयमेंट स्तर होगा और इकोनॉमी में N1N क्या होंगे, अभी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है। प्रोफेसर कीन्स ने अपने सिद्धांत में कहा कि इकोनॉमी में इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, इनको रोजगार देने के लिए आप समग्र मांग वक्र को बढ़ाइए। समग्र मांग वक्र बढ़ाने का तरीका, लोगों के हाथों में ज्यादा क्रय शक्ति दीजिए, टैक्स कम करिए, टैक्स काट लीजिए, कम काटिए, जिससे लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होगी। सेविंग रेट्स कम कर दीजिए जो बैंकिंग रेट में होते हैं, या लोगों का वेतन बढ़ा दीजिए, तो उससे उनके हाथ में ज्यादा परचेजिंग पावर आ जाएगी, ज्यादा क्रय शक्ति आ जाएगी। परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होकर के कितना हो गया, AD से AD1। अब हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो जाता है। रोजगार का स्तर कितना बढ़ गया, ON2। देखिए रोजगार का स्तर ON से बढ़कर के ON2 हो जाता है। आपके पास देखिए यहां पर नेशनल इनकम OY1 से बढ़कर के कितना हो जाता है, OY2 हो जाता है। लेकिन अभी भी देखिए N2N व्यक्ति बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा पुनः समग्र मांग को बढ़ा दीजिए। जब पुनः समग्र मांग को बढ़ाएंगे तो हम AD2 पर आ जाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को ऑप्टिमम इफेक्टिव डिमांड पॉइंट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई है और नेशनल इनकम हमारी जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई है, OY3 हो गई है। ये नेशनल इनकम बढ़ करके इतनी हो गई है, यानी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट ON लेवल पर हमारे पास नेशनल इनकम OY3 होगी। ये रियल कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन इकोनॉमी होनी चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, वो हमको ये दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आपने फिर से समग्र मांग को बढ़ा दिया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा करके AD3 कर दिया, तो इससे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E4 मिल जाएगा। और इससे देखिए कि रोजगार के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल रिमेन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी और वो हो गई बढ़ करके OY4। आप तो कहेंगे दिस इज द बेस्ट कंडीशन, इकोनॉमी में नेशनल इनकम इंप्रूव हो रही, लेकिन ये वास्तव में रियल नहीं है, ये इन्फ्लेशन इफेक्ट है। इस पॉइंट हम F1F से E4 जो है ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, इन्फ्लेशन इफेक्ट है, और इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमी में लग रहा है कि नेशनल इनकम ज्यादा है, जबकि वो एक्चुअल कंडीशन ऐसी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास होता है, जैसे गुब्बारे में हवा भर दो, इकोनॉमी फूली हुई लगेगी, इकोनॉमी में लगेगा कि बहुत ज्यादा हमारे पास नेशनल इनकम है, लेकिन रियल में परचेसिंग पावर लोगों की डाउन हो चुकी होगी।
क्योंकि इन्फ्लेशन इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, और इन्फ्लेशन इफेक्ट से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पॉइंट के बाद एग्रीगेट डिमांड कर को ना शिफ्ट होने दें, लोगों को अब हाथ में ज्यादा क्रय शक्ति ना दे, बैंक रेट ज्यादा करते हैं, इकोनॉमी में सेविंग्स पे रेट ज्यादा करते हैं, लोगों पे टैक्सेशन ज्यादा कर दें, लोगों को 80C के अंतर्गत ज्यादा अपने पास मतलब सेविंग करने के लिए कहें, और लोगों को घरेलू बचतों को प्रोत्साहित करें, कारपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इससे इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेसर केन्स ने अपना प्रभावपूर्ण मांग बिंदु एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के सहयोग से स्पष्ट किया, जिसमें रोजगार का स्तर और राष्ट्रीय आय का स्तर स्पष्ट किया। थैंक यू।